नमस्कार। न्यूज 18 के इस खास ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। लाइव चल रहे हैं तो फिर खबरें भी जारी हैं तो लाइव अपडेट्स भी आ रहे हैं। एक साल, आज 15 जून 2021 को एक साल हो चुके हैं गलवान के उस क्लैशेस के बाद, उस धोखे के बाद, पीएलए के, चीन के, जहां पर हमने हमारे 20 जाबाज को खोया। लेकिन उसके बाद जो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और जिस तरह से हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी की परिभाषा बदल दी, दुनिया का नजरिया बदल दिया। एक साल बाद अगर हम देखें कि क्या बीत गया और आगे क्या होने वाला है और हमारी तैयारी कैसी है, तो बहुत कुछ बदल गया इस एक साल में। और खासकर गलवान के बाद भारत का जो रुख है, जो स्वरूप है, उसमें बहुत सारा परिवर्तन आया है कि कैसा है नया भारत का स्वरूप, कैसा है नया भारत का व्यवहार। इस पर भी आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज 18 बिहार के मैनेजिंग एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह। ब्रजेश जी, आज हम जब उन शहीदों को याद करते हैं, उनकी शहादत को याद करते हैं, तो एक बात है कि भारत उसे भूला नहीं है और ना ही कभी उसे भूलेगा। हाँ, उससे सीखा जरूर है और उसकी वजह से हमने हमारे लिए एक नया एक स्वरूप जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी को, हमारे आकार को, हमारे स्वभाव को दिया है। निश्चित तौर पर। और आप ध्यान रखिए कि आज चूंकि एक साल हो गया है उस शहादत को, जिस शहादत ने जो है देश को एक तरह से कह सकते हैं, जो हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है चीन, उसके खिलाफ एकजुट एक स्वर की करने की कोशिश की। ठीक है, कुछ गिने चुने जो है सो लोग रहे जो कि अपने राजनीतिक स्वार्थों की वजह से उस दौर में भी चीन का साथ देते रहे। लेकिन जो लबोलुआ पूरा भारत है, देखिए हर समय जो है सो ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि अपने देश के साथ भी गद्दारी करने से नहीं हिचकेंगे। लेकिन जो अमूमन जो पूरा भारत रहा है, भारत की जो मेजोरिटी रही है, वह चीन के सामने भारत के रिजॉल्व को प्रदर्शन करने वाली रही और वही ताकत रही जिसकी वजह से न सिर्फ हमने गलवान में जो हमारे शहीद हुए, और खासतौर पर जो कि आपने बात की, तो आप ध्यान रखें कि बिहार रेजिमेंट से जुड़े हुए जवान थे और उसमें बिहार झारखंड की जो धरती है वहां से कई सारे लोगों ने अपनी शहादत दी। बिहार रेजिमेंट की वो पलटन थी जिसने को लड़ाई लड़ी थी। तो हमें उन सभी शहीद परिवारों को भी हमारा नमन है, उन शहीदों की शहादत को भी नमन है आज के दिन, जिन्होंने की मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जहां तक उस घटना का सवाल है, उस घटना के बाद से आप देख लीजिए, दो तीन उदाहरण महत्वपूर्ण है। आज देख लीजिए G7 की बैठक जो हुई है कल के दिन, और उसके बाद से चीन की जो प्रतिक्रिया है वह बताने के लिए काफी है कि भारत ने किस तरीके से चीन को जो है दुनिया से अलग थलग कर दिया है। आप ध्यान रखिए, नेटो का पूरा एक गठजोड़ जो सो है चीन के सामने कि भाई अगर चीन स्पेस में भी कोई अगर हरकत करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो भारत कह रहा था पूरी दुनिया को कि यह चीन की जो नालायकी है, इसको जो है हमें तोड़ना होगा, उसको जो है हमें गिराना होगा। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जो है अब उस बात को मान रही है, और खासतौर पर जो दुनिया के जो इन्फ्लुएंशियल देश हैं। अब देखिए G7 की मीटिंग में भी अगर वो कोई सबसे बड़ा सुर था तो भारत का साथ देने वाला सुर था, जिसमें कहा गया था कि भाई ये चीन की तरफ से जो खतरा है तमाम किस्म का, न सिर्फ जो है आप देख लीजिए जैविक हथियार, जो कोरोना है पूरी दुनिया झेल रही है 1.25 साल से, वह चीन का जैविक हथियार है, वो उसने लीक करवाया और पूरी दुनिया को परेशान कर डाला, लाखों लोग मारे गए। दूसरी तरफ जो तमाम अपने पड़ोसी देश ही नहीं, दूर दराज के जो देश हैं, चाहे अफ्रीका के देशों, अमेरिका के कई सारे देशों, उन सबको जो है सबका आर्थिक शोषण, सबका जो है एक तरह से कह सकते हैं कि जो सैन्य आधार पर शोषण, यहां तक कि वैक्सीन में भी दादागिरी। तो इन तमाम चीजों के खिलाफ पूरी दुनिया धीरे धीरे जो सो गोलबंद हो रही है। और आप 1962 में याद कीजिए, इसी चीन ने जब हमें जो है हमारी आजादी के बाद से पहली बार जो है सो हमारे मोराल को तोड़ा था, उसने हमें एक हार दी थी। और मुझे लगता है कि ऐतिहासिक जो तथ्य है उनको स्वीकार करने में कोई जो है सो हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हमारी फौज हारी थी, और हमारी फौज जो है सो कोई अपने पराक्रम की वजह से जो है सो अपनी कमजोरी की वजह से नहीं हारी थी। जो हमारे उस समय के हुक्मरान थे, जो ये हिंदी चीनी भाई भाई की गलबहियां कर रहे थे और फौज की डिमांड पर ध्यान नहीं दे रहे थे, फौज कह रही थी कि हमें लड़ने के लिए हथियार दो, हमें ठंड प्रदेश में तैनात होने के लिए कपड़े दो, वो सब कुछ नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। तो जो हम तो विश्व शांति की बात करते हैं। चीन, इस गद्दार चीन ने इतना करारा थप्पड़ मारा कि सारे विश्व बंधुत्व की हिंदी चीनी भाई भाई और पंचशील की हवा निकल गई। नेहरू को जो सब ने गाल दोनों तरफ से सालाने पड़े। लेकिन आज का जो भारत है, अगर चीन जो सब गलवान करने की हिमाकत करता है, उसको उसी की भाषा में जवाब देने की कुवत रखता है और देता है। आप ध्यान रखिए, गलवान में हम पीछे नहीं हटे।
62 को याद कीजिए, देश के प्रधानमंत्री उस समय के कह रहे हैं कि असम के लोगों के साथ हमारी सहानुभूति है, पूरा सरेंडर करके बैठ गए। अगर उस समय चीन चाहता, पता नहीं कहां तक अंदर आ जाता। हमने तेजपुर की अपनी ट्रेजरी जलाई थी, आप कल्पना करिए। और यहां पर आप जो है सो हमारे साथ एक बार बदतमीजी करोगे, हम उतनी ही ताकत से आपको थप्पड़ देंगे। गलवान की घटना के बाद हुआ ना, चीन के भी सैनिक मरे ना, आखिर चीन को एक्सेप्ट करना पड़ा ना। जब वहां पर जो उन परिवार जो थे चीनी सैनिकों के, उनका रोना गाना सब बाहर आया कि किस तरीके से चीन की जो है वह सरकार, जो कि अपने शहीद जो उसके जवान रहे, देखिए दुश्मन का हो या अपना हो, अगर कोई भी जवान मरता है अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मरता है, हमें वो शहादत इधर का हो उधर को उसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन चीन तो इतना कमीना निकला कि अपने सैनिकों की शहादत को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन कुल मिला जुलाकर हमने जो किया, चाहे कूटनीतिक फ्रंट हो, चाहे सैन्य मुकाबला हो, आप देख लीजिए चीन जो है सो उसने जो भी एक बार अपनी कमीनी हरकत कर ली, धोखेबाजी की कोशिश की, उसके बाद से चीन को हमने हिलने नहीं दिया वहां से। चीन आज भी जो है चीन के सैनिक रो रहे हैं, क्योंकि उनको ठंड में तो काम करने की आदत ही नहीं है। हमारे बहादुर जवान जो सब पूरी ताकत से खड़े, हमने तमाम जो अपनी तैयारी की है, हमने अपनी सेना की ताकत को बढ़ाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। ये नहीं कि भूखे नंगे देश की तरह बिहेव किया है, जो कि हमने 1962 में किया था। हमारे सैन्य अधिकारियों की जो जायज डिमांड थी उसको भी नहीं माना था, बल्कि हम अपना गाल बजा रहे थे उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का। आप जो है वर्ल्ड लीडर बनने की कल्पना कर रहे थे, लेकिन जो उस गद्दार ने आपको जो है आपके पीठ में खंजर मारा, जिसको आपने सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया। तो मुझे लगता है कि वहां से यहां तक उस समय जो है चीन ने हरकत की, चीन को हमने मजबूत किया था अपना जो है मूर्खतापूर्ण समर्थन देकर। आज चीन ने हमारे साथ एक साल पहले बदमाशी की, हमने उसको पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया। ये फर्क है 1962 और 2021 का, जहां पर कि हमने चीन को उसकी भाषा में, वो जो भी भाषा समझता है उस भाषा में जवाब देना सीखा है, और हमने उसको चारों तरफ से उसकी मुस्कें कसने का काम किया। सही बात कह रहे हैं आप। और इसमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि फौज जवाब नहीं दे सकती थी, या हमारे जवान जो है, हमारा जो सैन्य बल है वो जवाब नहीं दे सकता था 62 में भी। कहीं ना कहीं एक डर था, और वो पॉलिटिकल विल, जैसा आपने कहा ना, पॉलिटिकल की बात है। क्योंकि हम लोग 62 की भूत जो है हमारे ऊपर हमेशा मंडरा रहा था, लेकिन उसके बाद की जो पीढ़ियां हैं उन्होंने तो नहीं देखा कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन फिर भी चीन से डर जो है ये दिमाग में बिठा दिया गया, ये कंडीशनिंग कर दी गई। 62 के बाद 67 भी हुआ था, जब हमने सिक्किम जीता था, जब हमने चीन की सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उसके बाद 87-88 में भी जनरल सुंदर जी के अंडर चेंगडू में भी हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसके बाद राजीव गांधी गए थे। देखिए, एक इतिहास है जहां हम जब खड़े होते हैं, जब आप किसी जो आपके ऊपर दादागिरी करता है, बुली कहते हैं ना उसको, आप बुली के सामने अगर आप खड़े हो जाओ, तो फिर आपके पीछे 10 लोग और खड़े हो जाते हैं। हिम्मत दिखाने की जरूरत है। हाँ, थोड़ी सी मार पड़ेगी, हाँ थोड़ा सा आपको सहना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने सहने की शक्ति भी दिखा दी और फिर पलट कर वार करने की शक्ति दिखा दी, जब आपने कहा देखो भाई मुझे तुमसे उलझना नहीं है, लेकिन अब मुझसे उलझोगे तो मुझे तो तुम एक मारोगे, लेकिन मैं तुम्हें 10 मारूंगा, और घूम के मारूंगा, और इतना कस के मारूंगा कि तुम याद रखोगे। ये चेंज जो है ना, ये विल में आया है ब्रजेश जी, और हमारे दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर अगर आप याद रखें, ये उस समय चीन की ये हरकत थी, ये हिमाकत थी, ये धोखाधड़ी थी, जब भारत में पैंडेमिक फैल रहा था, यानी कि कोविड-19 की पहली लहर, मार्च के बाद लॉकडाउन का एक प्रक्रिया शुरू हो गई थी। देश जूझ रहा था आर्थिक परिस्थितियों से भी, और एक नए चैलेंज से, जो कि पिछले 100 सालों में हमने नहीं देखा। जिस तरह से 1918 में स्पेनिश फ्लू हुआ था, और उसके बाद जो एपिडेमिक पूरे विश्व में फैल गया था, उसी तरह की एक ग्लोबल पैंडेमिक वाली परिस्थिति में चीन ने ये धोखेबाजी की। चीन ने एक आक्रामक रवैया तब अपनाया जब उसको लगा कि देखिए पड़ोसी मुल्क जो है कमजोर है, चाहिए चलते हैं हमारे सैन्य बल का इस्तेमाल कर कर जितना हम घेर सकते हैं घेर लेते हैं, इनको जितना दबा सकते हैं। लोगों के मन में एक डर था। उस वक्त हमने भी ऐसा एक मोबिलाइजेशन किया है, सैन्य बल को इतना दिखाया है और मूवमेंट किया है।
इसको करने के लिए पॉलिटिकल विल के साथ साथ एक एबिलिटी भी चाहिए कि हम इसको करके दिखाएंगे, और हम किसी को भी ये नहीं सोच के चलने देंगे कि वो जब चाहे आतताई बनकर हमारे घर के अंदर घुस जाए और घेर ले, जगह घेर ले, और फिर कहे भाई अब मैं यहां से नहीं हटूंगा, अब तो मैं यहां हूं, जो जहां है वो वहीं रहेगा। ये जो बात है और ये एटीट्यूड जो है हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देखी। एक राज्य के एक लेह लद्दाख में जाकर खड़े होता है और वहां खड़े होकर ये कहता है कि राज्यम दास्य न देवे वीर भोग्य वसुंधरा, और जब ये कहता है कि रणम दास्यामी ते रुद्र देवानाम पक्षपाती ने, ये शिव पुराण से है। यही बात गीता में भी एक अलग तरीके से कही गई है। संख्य योग में अगर आप दूसरे अध्याय में देखें तो कृष्ण भी कहते हैं कि देखिए वीर जो है वो बल का प्रयोग तब किया जाता है, और बल का प्रयोग आप सही चीज के लिए कीजिए। आप अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो गलत बात है, लेकिन राष्ट्र हित में, जनहित में आप अपने बल का प्रयोग कीजिए और अपने बल को दिखाकर ये कहिए कि आप मेरे साथ पंगा मत। देखिए, आपने अच्छा क्या उदाहरण दिया कि क्या नेतृत्व का फर्क इसका होता लाभ है। उठा आप सकते हैं, और एक सबल देश, एक स्ट्रॉन्ग राज्य, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ये कर सकता है। निश्चित तौर पर, और आप देखिए जो सो क्या फर्क आया है, एक तरह से कहें हम पिछले 60 साल में, तो इस फर्क को समझने के लिए 1962 की परिस्थिति, उस समय जो बातें हुई थी, जिस तरीके से जो सो देश ने उस समय रिएक्ट किया था और इस समय जो रिएक्ट किया है, उन अंतर को समझना होगा। अब देखिए डी.आर. मंकेकर थे, ये जो सो बहुत ही मशहूर पत्रकार थे अपने जमाने के। डी.आर. मंकेकर की बड़ी मशहूर किताब है द गिल्टी मैन ऑफ 1962। क्या लिखते हैं मंकेकर साहब? लिखते हैं कि साहब, जिस समय जो है हमारा युद्ध चीन से शुरू हुआ, आप कल्पना कर सकते हैं, रक्षा मंत्री जो इस देश का था, जो कि नेहरू का बड़ा ही दुलारा था, जिसका नाम था वीके कृष्ण मेनन, वह सज्जन जो सो विदेश की धरती पर बैठे हुए थे। और जिस समय तनाव जो है सो बिल्कुल ऑल टाइम हाई पर था, जहां पर कि आप एक तरफ प्रधानमंत्री के नाते ये गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे, अगर आपकी तैयारी नहीं थी तो आपने क्यों कहा कि मैंने सैनिकों को आदेश दिया है कि वो जो सो चीन को निकाल के फेंक दें। अरे भाई, जब ताकत नहीं है और जब सैन्य अधिकारी कह रहे हैं कि भाई हमारी तैयारी नहीं है, तो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देके और आप कोलंबो के लिए निकल जाते हैं। ये बाकायदा उतरी थे यहां पर। दूसरी तरफ आप याद कीजिए, पिछले साल इस देश में वो पार्टी जिसके अपने प्रधानमंत्री ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भारत को हार का सामना करवाया अपनी गलत नीतियों की वजह से, उस पार्टी के जो युवराज हैं, उस पार्टी के जो नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अरे मोदी कुछ बोल क्यों नहीं रहे। भैया, आपके पितृपुरुष ने बोला था और बोलने का क्या नतीजा निकला कि जिस अमेरिकी कैपिटलिज्म को आप अपने सपने की दुनिया में विरोध कर रहे थे, जब 62 में चीन ने आपकी पिटाई शुरू की। हमें जो सो दुख होता है, लेकिन ये सत्य है। सत्य इसलिए है क्योंकि हमें जो है, आप कल्पना करिए, अपने ही देशवासियों को, जो कि उस समय नॉर्थ ईस्ट में थे, नेफा कहा जाता था, जो कि आज का अरुणाचल प्रदेश है, हमने उनको उनके भाग्य पर छोड़ दिया था। इस तरह का जो है सो नेतृत्व था हमारा। हम कह रहे हैं कि भाई असम के लोगों के लिए हमारा दिल लरस रहा है, ये मान के बैठे कि चीन उसने कब्जा करके बैठ गया, और आप जो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि मैंने अपने अधिकारियों को, सैनिकों को बोल दिया है कि वो निकाल के फेंक दे चीन को, आपकी ताकत नहीं है। आपके जो सैन्य बल है, जो सेना के जवान हैं, उनके पास बर्फ में लड़ने के लिए शूज तक नहीं है, पुरानी इनफील्ड राइफलें हैं, और उसमें आप जो है चीन के सामने उनको झोंक रहे हैं। क्या जिम्मेदारी भरी बात थी जब आपकी सेना के वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि साहब अभी हमारी तैयारी नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए, देश का प्रधानमंत्री गलवान की घटना होती है, कुछ नहीं बोलता। सेना के जो अधिकारी हैं उनको पूरी तैयारी के लिए मौका दिया जाता है, पूरी तैयारी करिए और मुंहतोड़ जवाब दीजिए। और क्या हुआ, आप ध्यान रखिए, जिस समय यह जो ब्रिगेडियर जेपी दलवी की किताब है, हिमालयन ब्लंडर, ये भारतीय सेना के सबसे उच्च अधिकारी थे, जो कि चीन की कैद में लंबे समय तक रहे। क्योंकि 1962 में चीन ने जो है सो इनको कैप्चर कर लिया था, चीन की हिरासत में रहे लंबे समय तक, बाद में इनकी रिहाई हुई, और रिहाई के बाद से उन्होंने एक किताब लिखी था, हिमालयन ब्लंडर। इसमें जो है सो जिक्र करते हैं कि हमारी जो है सो हालत क्या थी, कि किस तरह की जो है सो हमारे पास कुछ नहीं था। और क्यों नहीं था? क्योंकि उस समय बैठ के जो है, उस समय के जो माननीय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, पूरी दुनिया में ज्ञान बांट रहे थे कि भारत शांति और अहिंसा के रास्ते आगे बढ़ेगा। अरे भाई, आप ये शांति अहिंसा का गाल बजा रहे हो, लेकिन जिस सांप को आप दूध पिला रहे हो, वो सांप आपको डसने की तैयारी कर रहा है।
आप कल्पना करिए 1950-52 में यह जो वैश्विक समुदाय है वह जो सो भारत को सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाने के लिए आमादा था, और हमारे जो सो स्वप्न दृष्टा उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, जिनको कि एक पूरा नैरेटिव बनाया जाता है कि किस तरीके से उनकी नीतियां और दर्शन कितना महान व्यापी था, उन्होंने जो सो चीन को तस्तरी में सजा के सुरक्षा परिषद का सदस्य बनवाया। ऐतिहासिक सच्चाई है। चीन के सामने सरदार पटेल जो सो लिख कर जा रहे हैं 1950 में कि भाई सबसे बड़ा खतरा हमें चीन से है, तिब्बत को जो है अगर चीन जो है सो हड़पता है, अगली बार वो हमारी गर्दन पर खड़ा होगा, इससे सावधान रहो। उस समय जाकर आप चीन से जो आपके दिमाग में जो रूमानी ख्यालात हैं कम्युनिज्म के, आप जाके हिंदी चीनी भाई भाई कर रहे हैं, और वो चीन जो है सो आपका गर्दन काटने की तैयारी कर रहा है। कम से कम आज जो है भारत उस तरीके से डर कर नहीं रहता। चीन की जो चाल है ना उसको समझता है और उस हिसाब से एक्ट करता है। चीन ने हमारे साथ एक बार बदमाशी करने की कोशिश की डोकलाम में, हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। दूसरी बार लद्दाख के इलाके में बदमाशी करने की कोशिश की, हमने वो जो जवाब दिया। और फिर हम भूले नहीं, हमने पूरी दुनिया में चीन को अलग थलग करने की कोशिश की, चाहे कोई भी अंतरराष्ट्रीय मंच हो, कोई भी मल्टीलेटरल मंच हो, जिसकी ताजा जो तस्वीर है वह G7 की मीटिंग है। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि जो चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसके सामने दुनिया के सबसे ताकतवर देश ये कह रहे होंगे कि भाई ये चीन की जो बदमाशियां हैं उससे हमें साझे तौर पर मिलकर तैयार होना होगा, साझे तौर पर हम उस लड़ाई को लड़ेंगे। भारत के स्टैंड को लोग समझ रहे हैं। भारत ने वन बेल्ट वन रोड का विरोध किया। चीन की जो साम्राज्यवादी जो योजना थी उसके उस गर्व को तोड़ मरोड़ दिया, खत्म कर दिया। आज जो चीन जो है सो डोकलाम में जो हमारे सामने जो बदमाशी करने उतरा, या फिर जो पिछले साल जो उसने कोशिश की, वो दरअसल उस गुस्से का परिणाम था। लेकिन हमने चीन के मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। उसके सामने वन बेल्ट वन रोड के सामने एक पूरी वैकल्पिक योजना जो है सो अमेरिका ने घोषणा कर दी, और मुझे लगता है कि वह कार्यान्वित होने जा रही है। तो भारत ने चीन के सामने इस तरह का मुंहतोड़ जवाब दिया, न सिर्फ सामरिक स्तर पर, न सिर्फ आर्थिक स्तर पर, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मानसिकता, साइकोलॉजी में बदनाम जो बदलाव है, आप याद करिए 1962 के बाद 4 दशक तक, 4 दशक छोड़िए, मैं तो कहता हूं कि भाई अरे अमूमन 5 दशक तक यह सोच रही कि नहीं भाई चीन के साथ हम लड़ नहीं सकते, इसलिए वो बॉर्डरिंग एरिया जो कि चीन से सटे हुए हैं वह हम सड़कों तक का निर्माण नहीं कर रहे थे। चाहे अरुणाचल प्रदेश की बात हो या लद्दाख की बात हो, यह जो हारी हुई मानसिकता है, इससे जो सो कोई देश जो है अपने दुश्मन से लड़ नहीं सकता। और सबसे पहले अपने दुश्मन को दुश्मन कहना सीखना होगा। यह नहीं हो सकता कि जो है सो आप जो है सो अपनी पार्टी का, वहां की जो रूलिंग पार्टी है उसके साथ गठजोड़ करें और दूसरी तरफ ज्ञान दें कि अरे भाई चीन के सामने हम लड़ते क्यों नहीं। जो है मनसा वाचा कर्मणा की भावना होनी चाहिए। तो वो जो है चेंज जो है अब भारत ने दिखाया। चीन जो है जो भाषा समझता है उसी भाषा में उसका जवाब, और दूसरा अपनी तैयारी। आप याद करिए 2014 के बाद से जो चीन से सटी हुई हमारी सीमा है उस पर हमने किस तरीके से बड़े पैमाने पर सड़कें खड़ी की हैं, हमने पूरा नेटवर्क बिछाया है। आज हमारी फौज के बेस जो है तो वो तमाम बॉर्डरिंग एरियाज में बने हुए हैं। आप ये देखिए जो सो लद्दाख के इलाके में जो सड़कें बनी है, दंदनाते हुए आप दौलत बेग ओल्डी तक की यात्रा कर सकते हैं। यही हाल अरुणाचल प्रदेश का है। तो हमने उस मानसिकता में बदलाव किया है। मुझे लगता है कि जो गलवान के 1 साल में अगर हम बात करें कि भाई जो है सो देश जो सो शहादत को नहीं भुला है, तो निश्चित तौर पर नहीं भुला है। न सिर्फ हम उन शहीदों की शहादत को याद कर रहे हैं, बल्कि उन शहीदों ने जिस दुश्मन के सामने अपनी शहादत दी, उसके मंसूबों को नापाक करने जो मंसूबे थे उसको जो सो ध्वस्त करने के लिए उस दुश्मन को हमने पूरी दुनिया में अलग थलग करने में कामयाबी हासिल की है। और मुझे लगता है कि यह जो है सो गलवान के जो हमारे शहीद थे उनकी शहादत का जो है एक तरह से कह सकते हैं कि असल जो है कर्ज अगर देश चुका रहा है तो वो है जिसको कि आज याद करने का दिन है, जबकि 1 साल गलवान की घटना को हुआ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं कुछ निजी बातें भी बताता हूँ। 2013 की बात है ब्रजेश जी कि मैं बुमला गया था, यानी अरुणाचल प्रदेश में तवंग के ऊपर जो चीन के साथ हमारा बॉर्डर है, बुमला गया था। तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हमें 2.5 से 3 घंटे लगे थे। और जब हम ऊपर गए तो उन्होंने कहा कि पूरा नीचे से जो बेस से सामान ऊपर 14,000 फीट की ऊपर के से ऊपर की जो ऊंचाई है वहां पर जो कैंप है वहां पर उन्होंने, जब हम वहां गए तो वो बेस कमांडर थे, तो उन्होंने कहा देखिए हम आपको सिर्फ चाय और उसके साथ हल्का सा नाश्ता दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोविजन जो आता है उसको नीचे से ऊपर लाने में पूरा 1 दिन लग जाता है। और ये वहां पे एक बांस का एक
ये था, बैम्बू पुल था जो कि बॉर्डर का मार्क था पोस्ट पर, और उस तरफ सटी एकदम चादर जैसे कारपेट जैसी बिछी हुई है चीन की तरफ, चीन भी नहीं कहूंगा, तिब्बत की तरफ, जो ऑक्युपाइड टेरिटरी है वहां तिब्बत में। और वो चीनियों ने, पीएलए ने बना रखी थी, और सामने उनके बंकर है, उधर एक और बंकर है, और पूरा एकदम बना हुआ था। तो मैंने पूछा कि भाई वहां ऐसी हालत है और यहाँ ऐसी हालत क्यों, हम हमारी सड़कें क्यों नहीं बना रहे हैं? तो पता है उधर के व्यक्ति ने क्या कहा, वो चीफ तो नहीं थे लेकिन पीछे एक जवान थे, उसने चुपचाप कहा कि भाई हमको कहा जाता है कि वो यहाँ तक तो आ जाएंगे, उसके बाद नीचे कैसे आएंगे? पर साहब हम तो हमेशा से कहे जा रहे हैं कि इसको बना दो, अगर हमने हमारी सड़कें बना दी तो ये हिम्मत नहीं करेंगे वापस आने की, अंदर आने की, क्योंकि इनको पता है कि हम कैसे कहाँ तक पहुंच जाएंगे और हम कितनी जल्दी इनके यहाँ घुस जाएंगे। ये एटीट्यूड होना चाहिए साहब, लेकिन ये है नहीं। ये बात 2013 में मेरे साथ वहां पर ऊपर जवान ने की। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैं 2014-2015 में जम्मू कश्मीर गया था। तब उस वक्त मेरी किसी वहां पर एक रेजिमेंट में मेरी बात हुई थी, और वहां पे उन्होंने कहा कि सर, सोल्जर के मन में ना डाउट नहीं होना चाहिए कि दुश्मन को गोली मार दो। यहाँ आज हमारे दिमाग में डाउट आ गया है। डाउट इस वक्त इसलिए आ गया है, 2013-14 की बात है, मोदी सरकार से पहले की बात है, कि हमारे मन में ये डाउट आ गया है, संकोच आ गया है कि हम गोली चलाएं कि नहीं चलाएं। और वो एक सेकंड का डाउट, क्योंकि अगर मैं गोली चलाता हूं तो भी मैं फंसता हूं, नहीं चलाता हूं तो भी मैं फंसता हूं। नहीं चलाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, चला दूंगा तो फिर उसके बाद मेरे पीछे ही इंक्वायरी बिठा देंगे, पूछेंगे गोली क्यों चलाई। अगर अगर सोल्जर के मन में इस तरह का डाउट अगर आप डाल देंगे, लीडरशिप यहाँ की डाल देती है, तो फिर सोल्जर अपना काम कैसे करेगा? ये एटीट्यूड उसके 3 साल बाद मैं जब गया, तो उन्होंने कहा कि साहब अब डर नहीं है, अब हमारे लिए पूरी तरह से क्लियर है कि जो देश के खिलाफ बंदूक उठाएगा तुम उसको ठोक दो, जो देश के खिलाफ जो जो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखे उसकी आंखें फोड़ दो। सीधी सी बात है, तुम्हें किसी से उलझना नहीं है, लेकिन कोई तुम्हारे साथ उलझे तो उसकी टांगे तोड़ दो। ये पूरा एकदम क्लियर, और मैं मुंह जुबानी उसी ग्रुप के लोगों से मैं कह रहा हूं कि ये पूरा एटीट्यूड चेंज हमने देखा। चीन ने 20 साल के अंदर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, और हमें 10 साल के अंदर या 6 साल के अंदर वो सब करना पड़ेगा जो उसने 20 साल में किया है। ये एटीट्यूडनल चेंज है जो लीडरशिप में आई है, जिसकी वजह से हम दिख रहे हैं कि ये पूरी तरह से एक एटीट्यूड बढ़ा है, और देश के अंदर ये एटीट्यूड बदला है। जो पार्टी आप मानिए 2008 में जब चीन जोरावर फोर्ट को तोड़कर डेमचोक में अपना खुद का ये बना रहे थे हमारी जमीन पर, वो पार्टी वहां पर चीन में बीजिंग में बैठकर एक एग्रीमेंट साइन कर रही थी, पार्टी टू पार्टी एग्रीमेंट साइन कर रही थी। उस पार्टी से क्या 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 उम्मीद रखूं? और वो भारत की बात करेंगे तो मैं कैसे उनकी बात करूं? ये वो पार्टी है जिसने हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग को खत्म कर दिया और हमको पूरी तरह से चीन पर डिपेंडेंट कर दिया कि हम उसी से खरीदें, ट्रेड करें। पूरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग खत्म कर दिया। एपीआई जो हमारा डिपेंडेंट एक टाइम पे 32 या 33% हुआ करता था, 70% एपीआई की डिपेंडेंसी हमारी चीन पर कर दी, जो कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कोर है। 3,500 से 4,000 प्रोडक्ट्स जो हम भारत में बनाते थे, खिलौने बनाते थे, बहुत सारी चीजें बनाते थे, वो सब हमने ठप कर दिया, और हमने कहा कि तुम बस चीन से सस्ते में माल खरीद लो और ट्रेडिंग कर लो। ये सब कुछ हमको अब बदलना पड़ रहा है। दिसंबर 2019 की बात है कि भारत आरसेप से बाहर आया, और ये वही लोग थे जिन्होंने कहा कि आप आरसेप से बाहर क्यों आए। पर हमको नहीं पता, हमने पहले दुनिया को बताया कि देखिए, चीन के साथ आप इस तरह का करार करोगे तो चीन आपको अपने अधीन कर लेगा। आज जर्मनी ये समझ रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड 51% इन फेवर ऑफ चाइना हो गया है। वो देख रहे हैं कि दुनिया के देश जब लॉकडाउन होता है तो वो खुद का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं और से सोर्स नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह की डिपेंडेंसी से घबरा गए हैं। ये पॉलिटिकल विल की बात है कि हमने चीन को वहां धक्का दिया और वहां उनको जहां उनकी दुखती नस है उस पर हाथ रखा, वो है ट्रेड, वो है टेक्नोलॉजी। हमने उनके 59 एप्स को बैन किया। जैसे ही हमने बैन किया, देखिए कितने देशों ने किया। ऑस्ट्रेलिया खड़ा हो गया उसके खिलाफ, आसियान के कितने नेशन, वियतनाम खड़ा हो गया उसके खिलाफ, चीन के खिलाफ आवाज उठाने लगा, जापान आवाज उठाने लगा, बहुत सारे देश हैं दुनिया भर के, जो अफ्रीकी देश कितने सारे हैं जो अब आवाज उठाने को तैयार हैं, खड़े होने को तैयार हैं कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम चीन के खिलाफ खड़े होने को तैयार है, चीन के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार है। और टेंसेंट जैसी कंपनी, अलीबाबा जैसी कंपनी, जिनके 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 पंजे या शिकंजे इस तरह से धीरे धीरे भारत के इसके अंदर कस रहे थे, जितने स्टार्टअप्स थे उनको खरीदने की कोशिश कर रहे थे, उनका 20 दिन के अंदर 14 बिलियन से 20 बिलियन डॉलर उनका इरोजन हुआ है शेयर वैल्यू में, क्योंकि भारत ने उनके एप्स को बैन कर दिया।
कितनी बड़ी तकलीफ हुई। आज की तारीख में ये सारी कंपनियों के ऊपर से चाइना अपना पैसा निकालकर अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में उसको बांटने की कोशिश कर रहा है, उसे अपने आप को रिकैलिब्रेट करने की जरूरत पड़ रही है। और अगर आपने बीआरआई की बात की, कल इटली कहता है, इटली के इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा बीआरआई में है, कहता है कि अब मैं इसको रिव्यू करूंगा। 2019 में किया हुआ करार उसको आज वो रिव्यू करने को तैयार है। G7 की मीटिंग में उसने कहा है। सारे देश G7 के साथ साथ बाकी देश भी अब कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव हम ढूंढेंगे बीआरआई का, और भारत उसका संसाधन होगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भारत ने कहा है कि हम तो बनाएंगे, लेकिन आपके साथ बनाएंगे, आपके लिए बनाएंगे। इसलिए नहीं बनाएंगे कि हम आपको हमारे अधीन कर दें, पर हम आपको भी आत्मनिर्भर करें, खुद को भी आत्मनिर्भर करें। एक डेमोक्रेसी, स्टेबल डेमोक्रेसी विद सॉलिड लीडरशिप, विद अ सर्टेन सिविलाइजेशनल एथिक, ये बात है भारत की। इसको 60 के दशक से हम भूल गए। आज इस नेतृत्व के अंडर हम इसको याद कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और ये अभी लोकल सर्कल्स का मेरे पास एक डेटा आया है, मैं बस उसी को पढ़ रहा था जब मैं आपसे बात कर रहा था ब्रजेश जी। जहां पिछले एक साल में लोकल सर्कल्स ने एक सर्वे किया है, और 43 भारतवासियों ने, जिसका जो ये सर्वे का बेस है, करीब 10,000 लोगों के बीच ये बातचीत हुई है, और ये 43 लोगों ने एक भी चीनी सामान नहीं खरीदा है। पिछले एक साल में 10,000 का ये जो मोबाइल सर्वे जो किया गया है, एक भी चीनी सामान नहीं खरीदा है। 60% कस्टमर्स ने सिर्फ एक या दो सामान खरीदे होंगे, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था, और वैल्यू फॉर मनी उनको उसमें दिख रहा था। कम से कम 73% लोग जो हैं, उन्होंने सिर्फ इसलिए खरीदा क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प नहीं था, या फिर उनको वैल्यू फॉर मनी, वरना वो चीनी सामान नहीं खरीदना चाहते। कितना बड़ा एटीट्यूडनल चेंज है हमारे भारत में, देखिए। और जो प्रवीण खंडेलवाल से मेरी बात हुई कैट के, उन्होंने कहा है कि पिछली दिवाली तक, इस बार अब की बार इस दिवाली तक 4,500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे जो कि भारत में अब बनाए जाएंगे। चीन से नहीं उसको निर्यात किया जाएगा, उसको इंपोर्ट किया जाएगा। बहुत बड़ी बात है कि हमने एक एटीट्यूडनल चेंज किया है ब्रजेश जी। निश्चित तौर पर आप देखिए ना, और सबसे बड़ी बात आपने कहा कि किस तरीके से हमारे सेना का जो मनोबल है, जो हमारे अर्धसैनिक बल है, उनका मनोबल बढ़ा है। आपने अपने निजी अनुभव की चर्चा की, मैं आपको एक दो उदाहरण और जोड़ देता हूँ। मुझे याद है, मैं 2014 में जब ये सरकार आई और उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा हुआ था लद्दाख का, मैं लेह में था। मैं लेह में जो सो उन्होंने एयरपोर्ट पर उतरने के बाद से ही पहली मीटिंग जो है वहां पर जवानों के साथ की थी। भारतीय वायुसेना और जो भारतीय थल सेना के जवान के साथ एक साथ वो बैठे थे वहां की जनसभा को करने के पहले। और उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे शासन में आपको संपूर्ण आजादी होगी दुश्मन को उसकी भाषा में जवाब देने का। यह 2014 की घटना है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि उन जवानों ने, उन अधिकारियों ने उन्हें कहा था कि हमारी मुस्कें किस तरीके से बंधी हुई है, हमारे हाथ किस तरीके से बंधे हुए हैं। आप सेना की बात छोड़िए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स याद करिए, 10 साल तक 2004 से लेकर 2014 तक बीएसएफ के जवानों को इजाजत नहीं थी कि पाकिस्तान बदमाशी करे और उसके सामने जो है उतने ही पेट भर के उनकी भाषा में जवाब दें। गोलियां चलती थी, इधर से गोली नहीं चलाई जाती थी। अगर आपने गलती से भी चला दी तो आपको सो कॉज देना, जो इशू किया जाता था उसका जवाब देना पड़ता था कि आपने गोली क्यों चलाई। मुझे याद है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली अमेरिका यात्रा थी प्रधानमंत्री बनने के बाद से, वो यूएनजीए को एड्रेस करने गए थे। मुझे आज भी वो दिन है, 27 सितंबर 2014 का। वहां से मैं भारत लौटते समय मैं लंदन होकर लौटा था। लंदन में मैं 10 दिन रहा और मैं वहां पर बड़े गौर से जो पाकिस्तानी चैनल्स थे उनको देख रहा था। और पता है उस समय पाकिस्तानी चैनल्स पर क्या छापा, क्या कोहराम, क्या रोना धोना मचा हुआ था। क्योंकि जो उस समय पाकिस्तान की जो रेंजर्स है, जो उनकी अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, या फिर जो पाकिस्तानी फौज है, उन्होंने हिमाकत ये की थी कि उन्होंने जो है एलओसी पर फायरिंग की थी। और उसका इतना तगड़ा मुंहतोड़ जवाब जो है सो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने दिया था कि उनके जो है सो न सिर्फ बॉर्डर के आसपास के पोस्ट बल्कि गांवों तक में गोली बारूद जो है सो जाके गिरे थे। गोलों ने जो सो तबाही मचाई थी और जार जार रो रहे थे पाकिस्तानी, न सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप बल्कि वो गांव वाले कह रहे भाई भारत के कहर से बचाओ। ये खौफ होता है, यह चेंज होता है एटीट्यूड का, जो कि भारत ने दिखाया। आप देख लीजिए, आज जो है एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से उन्हें फायरिंग करने में डर लगता है कि अगर एक गोला गिराएंगे, एक गोली चलाएंगे, उसके जवाब में 1000 गोलियां और गोले जाकर गिरेंगे और जाके जो है उनको तबाह कर डालेंगे। हमें जो न्यूक्लियर बम का भय दिखा रहे थे कि हमारे पास परमाणु बम है, भारत हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हमने दिखाया कि तुम परमाणु बम अपनी जेब में रखे रहो, जब इच्छा होगी तुम्हारे मार मार के गाल लाल कर देंगे।
हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक की, पाकिस्तान के परमाणु बम उनके जो है सो अपने गले में बैठे रहे, उसे बाहर भी निकालने की हिम्मत नहीं हुई और ना ही ये धमकी देने की हिम्मत हुई। आप याद करिए, हमारा एक बहादुर जो है, जो एयरफोर्स का जो पायलट है, जिसने कि जो सो पाकिस्तान के जो सो एक बड़े अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट को गिराया, उस चक्कर में जो सो क्रॉस कर गया पाकिस्तान के वायु सीमा में, जो है सो उसका विमान जो है सो क्रैश लैंड हुआ। हमने कितने घंटे लिए उसको छुड़ाने में, आप याद करिए, महज कुछ दिन। जबकि मैंने आपको बताया, ये ब्रिगेडियर जॉन दलवी कितने महीनों बाद लौट के आए, वो भी पाकिस्तान के सामने। आपने देखा किस तरीके से हमने महज कुछ दिन में छुड़वाया। ये जो सो चीन के सामने, चीन ने इनको गिरफ्त में लिया था, कई महीने जो है सो लगे, वो भी चीन ने उस समय जो है सो एक तरह से आसान करते हुए छोड़ा। ये हमारी जो है उस समय की औकात थी और ये हमारी आज की औकात कि पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के एमपीज चिल्लाते हैं, प्रधानमंत्री जो है उनके सामने, कि आपने देश को गुलाम की तरह पेश कर दिया भारत के आगे। और तब भी जो है सो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, पाकिस्तान की फौज को जो है सो अपनी नजरें नीची करके भारत के पायलट को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान दरियादिली दिखाता है, पाकिस्तान को अपनी औकात का अंदाजा था कि अगर नहीं छोड़ेंगे तो हो सकता है जो सो हमें तबाही कर डाले। चीन, आप याद कीजिए, इसी घटना में, जो गलवान की घटना हुई, हमारे को सैनिक उनके हाथ में आ गए थे, उनके सैनिक हमारे हाथ में थे, हमने उसी समय लेन देन कर लिया, हमने कुछ दिन भी नहीं लगाए, यह चेंज आया है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि एक तरफ हमने अपनी देश की फौज, जो देश की सेना, उसका मनोबल बढ़ाया, दूसरे लिए हमने उनके लिए तमाम हथियार, गोला बारूद, उपकरण की व्यवस्था की। आप याद करिए, पार्लियामेंट की जो अस्थायी समिति है रक्षा मामलों की, उसकी अपनी रिपोर्ट थी कि किस तरीके से 10 सालों में जो है सो आयुध भंडार खाली कर दिए गए थे, भारत 3 दिन की लड़ाई नहीं लड़ सकता था, ये हमने हालत बना के रखी थी। उसके बाद से 2014 के बाद से जो हमारी तैयारियां शुरू हुई है, आज भारत इस कंडीशन में है को किसी भी दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, और हमारे एटीट्यूड में दिख रहा है, वो हमारे कार्यकलाप में दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वो चेंज है जो कि गलवान की घटना के बाद से, जिसका बड़ा ही सीधा सीधा रिफ्लेक्शन जो है देश ने देखा है, दुनिया ने देखी है, और भारत जो है सो छाती ठोक के कहता है कि तुम हमारी तरफ नजर घुमाओगे, हम तुम्हारी नजर भोंक देंगे, तुम्हारी आंखें भोंक देंगे। और जो है, आप रफाल याद करिए, आज जो सो रफाल जो सो आके हमारे यहाँ, हमारे एयरबेस पे हैं, बैठे हुए हैं पूरी तैयारी के साथ, नजरें तो इधर करो, तुम्हारे बेस तक तबाह कर डालेंगे, और चीन की कुरकुर पुरपुर करने की हिम्मत नहीं हो रही है। ऐसा चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मुझे लगता है कि यह जो है, इस चेंज को न सिर्फ देश के तमाम लोग देख रहे हैं, नोटिस ले रहे हैं, गर्व की अनुभूति कर रहे हैं, चीन के सामानों की एक तरह से होली चला रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, बल्कि जो सो पूरी ताकत के साथ अपनी सेना, अपने नेतृत्व के साथ खड़े हैं। ये बड़ा फर्क आया है पिछले 1 साल में। यानी हम जो उन शहीदों की शहादत है उसको भूले नहीं, बल्कि हमने अपनी तैयारी की और अपने दुश्मन को सबक सिखाया। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई आपका दुश्मन है तो उस दुश्मन को बार बार जो है सो आप कहते रहिए कि आपका दुश्मन है। उस दुश्मन को जो है, उस सांप को जो सो आप कभी भी गले लगाने की कोशिश मत कीजिए, जो कि इस देश के राजनीतिक इतिहास में कई दशकों तक हुआ है। दुर्भाग्य ये है कि इस देश में वो राजनीतिक पार्टी भी सरवाइव कर रही है जो कि 1962 के युद्ध में चीन को सपोर्ट करने के कारण अस्तित्व में आई, जिसका नाम है सीपीएम। तो ये देश तो ऐसा रहा है, उसके बाद से इतना बड़ा चेंज आया है। और मुझे लगता है कि जो सकारात्मक बदलाव आए हैं, चाहे नेतृत्व हो, चाहे फौज हो, चाहे हमारी ओवरऑल रणनीति हो, कूटनीति हो, उसका जो है मुझे लगता है कि खुशी मनानी चाहिए। और ये मुझे लगता है कि उन शहीदों की शहादत को ये देश की तरफ से सबसे बड़ा प्रणाम है। भ्रष्टाचार के पैसे जो लीक हो रहे थे, जो सिस्टम में पैसे लीक हो रहे थे, उस ड्रेनेज को बंद किया तो डिफेंस में खरीदारी और उसको खरीद फरोख्त करने के पैसे निकल के आ गए। हमारी ट्रूप मोबिलाइजेशन करने के पैसे निकल के आ गए। 1 रैंक 1 पेंशन देने के पैसे निकलने आ गए। स्कॉर्पियन की डील जो 22 साल से अटकी पड़ी थी, उसको अब ग्रीन सिग्नल मिला है। रफाल की डील जो कि ड्राफ्ट भी था, पेपर का एग्रीमेंट भी नहीं था, 126 एयरक्राफ्ट का 8 साल से सिर्फ ड्राफ्ट लगा हुआ था और कमीशन पे लड़ाई चल रही थी। उसके कम से कम अभी 30 जो पहले 36 जो एयरप्लेन्स हैं, उसमें से कम 12 या 15 तो आ चुके हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक चेंज देखा एटीट्यूड में। जब आप देश के लिए काम करना शुरू करते हैं तो फिर देश के लिए फिर आप हर जगह से सक्रिय होने की बात करते हैं। आपने उरी और बालाकोट की बात की, तब वो ये करवट बदल रहा था भारत अपने तेवर में, अपने पोजीशनिंग में। और फिर लोगों ने कहा पाकिस्तान तो छोटा सा देश है, उसको डराने से धमकाने से क्या बड़ी बात, इसको तो आप कले अब ऐसे ही आप आंख मूंद के आप रौंद दोगे। और ये पाकिस्तानियों को भी पता था कि विंग कमांडर अभिनंदन को नहीं लौटाया तो फिर एलओसी भी चली जाएगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में भारतीय सेना घुस जाएगी। और इनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, पूरी तरह से कमजोर थे, कोई तैयारी नहीं थी और उनके पास पैसा ना सैन्य बल था। लेकिन जब चीन के साथ आप भिड़ते हो तो एक देश जो कि आपके बराबर था 70 के दशक में, आज जो है अब और आपसे अब 3 गुना ज्यादा आगे निकल चुका है, जीडीपी में भी, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में भी और कम से कम सैन्य बल में भी। आप जब उससे लड़ते हो, जो अपने से बलशाली जिसको दिखता है, उसके सामने आप जब खड़े होते हो, तब आपको लगता है, आपका पोजीशनिंग एकदम सही होता है कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं सख्त हूं, लेकिन मैं अपने लोगों के लिए सख्त हूं, अपनी रक्षा में सख्त हूं। मुझे आपसे लेना देना नहीं है, लेकिन आप मेरे घर में घुसोगे आतताई बनकर, तो फिर अतिथि बनकर आओगे तो मैं आपके साथ झूला भी झूलूंगा, लेकिन आतताई बनकर आओगे तो फिर ऐसा घूम के घुसा मारूंगा कि तुम वापस जाके वहीं जाके गिरोगे जहां से आए। ये एटीट्यूड हमने देखा है चेंज, कि जिस प्रधानमंत्री ने चेन्नई में शी जिनपिंग के साथ झूला झूले, अहमदाबाद में झूला झूले, वही प्रधानमंत्री लेह लद्दाख में खड़े होकर कहे कि वीर भोग्य वसुंधरा, अगर आप तुम हमसे आंख मिलाओगे तो हम तुमसे नजरें मिलाकर बात करेंगे, लेकिन तुम हमारे खिलाफ नजरें उठाओगे और बुरी नजर से देखोगे तो उन्हीं आंखों को फोड़ देंगे। ये एटीट्यूड हमने दिखाया है और ये जरूरी है। और आज भी ब्रजेश जी, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उनका पोजीशन बहुत क्लियर है। उन्होंने क्या कहा कि बॉर्डर को डिफाइन करो, उसके बाद नॉर्मलसी की बात करते हैं, ट्रेड की बात करते हैं, कोऑपरेशन की बात करते हैं, दोस्ती की बात करते हैं। बॉर्डर डिफाइन नहीं करोगे तो फिर ये बात ऐसा ही रहेगा, दोस्ती एक तरफ दुश्मनी दूसरी तरफ, ये नहीं चल सकता। एक हाथ से दोस्ती एक हाथ से दुश्मनी वाला काम नहीं चलेगा। या तो तुम दुश्मन हो या तो तुम देश दोस्त हो, डिसाइड कर लो तुम्हें क्या बनना है। और नतीजा ये हो रहा है कि चीन भी अब जो है उसको भी समझ में आ गया है कि उसे भी प्रॉक्सी ही करनी पड़ेगी भारत से लड़ने के लिए। सीधा कॉन्फ्रंटेशन, सीधा कॉन्फ्लिक्ट वो भारत के साथ नहीं कर सकता। अब बड़ी भले ही उसकी मंशा जो भी हो, वो उस पर काम करता रहेगा, 5-10 साल उसको स्थगित करता रहेगा, लेकिन भारत को जानने की जरूरत है कि भारत रिलैक्स नहीं कर सकता। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, आज भी हम सेकेंड वेव से पार पाने की बात कर रहे हैं, तो विश्व का अनुमान, चीन का अनुमान नहीं था कि इतनी जल्दी हम सेकेंड वेव से पार पा लेंगे, क्योंकि उसने एलओसी की तरफ बिल्डअप शुरू कर दिया था। पर जैसे ही ये वेव घटा और हमने हमारे बिल्डअप को बढ़ा दिया, चीन आज जो है पाकिस्तान के साथ एलओसी में और वहां पर टोली पीर और उसके आसपास जो है, वहां पर वो एयर एक्सरसाइज कर रहा है, एमरैम मिसाइल्स दे रहा है, एयर डिफेंस मिसाइल्स, और उसकी ट्रेनिंग दे रहा है। चीन के जो जो विमान हैं वो भारत के एयर स्पेस के बहुत ही आसपास और एलओसी के उस तरफ जो है हरकत में है। भारत देख रहा है सब कुछ। आपको जो करना है करिए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हमारी भी तैयारी है, हम भी लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये ट्रेड में अपने आप को काउंटर करने की बात, प्रधानमंत्री का जो मैसेज है कि हमें आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भर क्यों होना है? ताकि हमें कोई डरा ना सके, हमें कोई अपने ट्रेड के बल पर, इकोनॉमिक बल पर, अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर, अपने सैन्य बल पर हमें डरा ना सके, हमें दबा ना सके। इसीलिए हमें खुद खड़े होने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं ये एटीट्यूड हमारे देश में, हमारे लोगों में हमने देखा है। जब मैं ये सर्वे देखता हूं तो मैं बहुत खुश हो जाता हूं कि सिर्फ बात बात के लिए नहीं किया है। लोगों में अब ये जज्बा है कि हमें चीनी माल नहीं खरीदना है, हमें दुश्मन देश से कोई भी सामान नहीं खरीदना है। दुश्मनी करना ही है तो पूरी तरह से निभाएंगे, जैसे जैसे ही हम दोस्ती करते हैं तो पूरी तरह से निभाते हैं। और शायद गलवान के उन जवानों की शहादत का सबसे बड़ा हम सिला यही दे सकते हैं कि हम इस एटीट्यूड को बरकरार रखें। उरी में जिनको हमने खोया, उनके लिए, पुलवामा में जिनको हमने खोया, उनके लिए अगर उनको याद करते रहें और फिर इस बात को ना भूलें कि दुश्मन हमारे कौन है, दोस्त हमारे कौन है, और हमें खुद को सबल रखने के लिए क्या करना है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ट्रिब्यूट यही हो सकता है ब्रजेश जी। निश्चित तौर पर। और आप देखिए देश में जो है कुछ गद्दार होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो कि भारत की कमजोरी से भी खुश हो रहे होंगे, और दुनिया के हर देश में होते हैं। आप उनसे जो है सो दुनिया का कोई भी देश मुक्त नहीं है, चाहे जो है सो अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, हर देश में ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन जो भारत का जो व्यापक समाज है, जो व्यापक आबादी है, वह पूरी तरीके से जो है सो चीन के सामने अपने इरादे को मजबूत कर चुकी है। आपने जो आंकड़े बताए
कि किस तरीके से लोगों ने बड़े पैमाने पर चीनी सामान का बहिष्कार शुरू कर दिया है। बिल्कुल सही है। अगर वो दुश्मन है तो दुश्मन के साथ फिर किस्म किस्म की दया का भाव, क्यों उसका सहयोग करना? दुश्मन को दुश्मन कहना तो सीखो। हालात तो ये है कि आज भी हमारे देश के अंदर एक तबका ऐसा है जो कि उस दुश्मन की लड़ाई, जो आपने अभी इशारा भी किया कि प्रॉक्सी वार, आप ध्यान रखिए, पाकिस्तान 1971 में जब हमने उसको जो सो दो टुकड़े में तोड़ दिया, जो उसकी जो है सो पूर्वी बांह जो थी हमने काट डाली और पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बना दिया, उसको जो है सो मुझे लगता है उसमें गर्व लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है। वह जो पाकिस्तान है उसको लग गया कि भाई भारत से लड़ना हमारे बूते की बात नहीं है। तो उसने क्या कहा, आप याद करिए, बेनजीर भुट्टो के पिता ने कहा था कि हम जो है जो प्रॉक्सीज के जरिए लड़ाई लड़ेंगे, हम जो सो धीरे धीरे ब्लीड करेंगे भारत को, और इस तरीके से उसने जो जिहादी आतंकवाद का सिलसिला शुरू किया। कश्मीर को उसने अशांत करने की कोशिश की। देश के कई हिस्सों में जो है भारत में जो है कुछ गद्दारों को अपने साथ मिलाकर उसने आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। वो हुआ। चीन भी जो है वो जब लग रहा है कि भाई वो सीधे सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकता, क्योंकि भारत ने आर्थिक मोर्चे पर उसकी गर्दन दबानी शुरू कर दी है, सामरिक मोर्चे पर गर्दन दबानी शुरू कर दी है, तो अपने यहां भी जो है सो उसने भी प्रॉक्सी वार का सिलसिला शुरू कर दिया। देख लीजिए, देश में कई सारे ऐसे आंदोलन है जिसके पीछे चीन का पैसा लगा हुआ है। तमाम जो है सो इंटेलिजेंस एजेंसी जो है सो इस बात की जो है सो जानकारी दे रही है कि उनको कहां से उनकी फंडिंग हो रही है। उसको भी ये स्क्रू को हम टाइट कर रहे हैं। देश की सरकार ने उसके लिए भी व्यवस्था की है। बहुत सारी जो एनजीओ ब्रिगेड है जो बाप बाप कर रही हो, इसलिए कर रही है क्योंकि अब उनके अकाउंट जो है सो बकायदा हर साल जो है सो तलाशे जा रहे हैं, वो करके आ रहे हैं, पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। तो प्रॉक्सीवार चीन भी जो है सो उसने भी ये रास्ता अख्तियार किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश जो है जग चुका है। देश का जो व्यापक जनमानस है वो जग चुका है। वो अपने अंदर जो गद्दार है उनको भी पहचानता है और इसीलिए उनकी कोई वैल्यू नहीं करता। वो चिल्लाते रहते हैं। आप ध्यान रखिए, किसी ने कल्पना की थी कि इस देश में ऐसे भी जो सो नेता होंगे, ऐसी भी राजनीतिक पार्टियां होंगी जो कि आपसे ये सबूत मांगेंगी कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक की कि नहीं, आपने एयर स्ट्राइक की कि नहीं, आपने गलवान में जो है सो चीन के सैनिकों को मारा कि नहीं मारा। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि इस तरह की गिरी हुई हीन मानसिकता के भी लोग इस देश में होंगे? लेकिन है। बावजूद इसके देश ने जो सो अपने कलेक्टिव विल पावर को कमजोर नहीं होने दिया, और उसी का नतीजा ये है कि साल भर के अंदर आप देख लीजिए, आपने खुद जो सो आंकड़े गिनाए कि किस तरीके से हमने आर्थिक तौर पर मारना शुरू कर दिया है चीन को, आत्मनिर्भर भारत के नारे के साथ आगे बढ़े। सामरिक तौर पर जो हमारी तैयारी है भाई, उसी का नतीजा है कि जो सो चीन जो सो कितना भी कस बल या जो सो धाक धमकी जो सो हवाई जहाज इधर उधर उड़ाता रहे, पोस्टर करता रहे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं कि आगे बढ़े। तीसरी सबसे बड़ी बात, हमने कूटनीतिक स्तर पर उसको बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। G7 की सबसे ताजा जो बैठक है उसका बहुत सीधा साधा रिफ्लेक्शन है, और जिसमें कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जब G7 में भारत जो है स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर पार्टिसिपेट करता है और भारत की बात को दुनिया के तमाम शक्तिशाली देश सुनते हैं, समझते हैं और उसको फॉलो करने की बात करते हैं, उस समय चीन जो है अलग थलग होकर रो रहा है कि भाई जो सो ये G7 के देश हमारा जो बहिष्कार कर रहे हैं, हमारे सामने जो चीजें कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो हमें तो खुशी होती है एक भारतीय होने के नाते, एक राष्ट्र प्रेमी होने के नाते, कि हमने अपने उस दुश्मन को जो कि हमारे खिलाफ लगातार साजिशें करने में लगा हुआ था, जो कि हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, हमने उसको साल भर के अंदर हर तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया और उसको अलग थलग कर दिया। और मुझे लगता है कि इस देश की रणनीति भी यही होनी चाहिए, और यही जो है गलवान के शहीदों की शहादत जिसके कि 1 साल हो गए, उसका जो एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी स्वीकारोक्ति है। उनके लिए जो है सो ये सबसे बड़ी हमारी श्रद्धांजलि है कि आपकी शहादत जो है व्यर्थ नहीं गई है। भारत ने जो है आपकी शहादत को जो सो पूरा मान देते हुए, रिकॉग्नाइज करते हुए, और उसके बदले में दुश्मन को जो है पूरी तरीके से घेर के रख दिया। मुझे लगता है कि जब 1 साल पूरा हो गया है, देश की जो ये तैयारी रही है हर तरीके से, उसकी जो ये समीक्षा है और समीक्षा में जो जो सकारात्मक चीजें दिखाई दे रही है, उसको जो है सो देश को समझने की जरूरत है। देश जो है सो अपने इसी कलेक्टिव विल के साथ आगे बढ़ेगा। और जो हमारे दुश्मन है, भाई पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन चीन जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसको कि देश में कई लोग जो है, कई पार्टियां अभी तक दुश्मन कहने से हिचकिचाती हैं, उनके भी मन मस्तिष्क में बदलाव आएगा, क्योंकि जो व्यापक जनमानस है वह जो सो चीन को दुश्मन के तौर पर देख रहा है और उसी हिसाब से एक्ट कर रहा है।
जो ये चीन की बाह पकड़ रहे हैं और जो चीन के गुणगान गा रहे हैं ना, उनको बस एयरलिफ्ट करके सीधा वहां पर एलएसी पर पैराड्रॉप करने की जरूरत है। वहां पर 16-17 हजार फीट पर अगर 5 दिन गुजारेंगे तो अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। वहां पर ये जरूरी है, और कुछ दिन तो गुजारिए बैरक्स में, जैसी बात है ना, वो करने की जरूरत है। वो करेंगे तो अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। ये जरूरत है कि जितने लोग वहां यहाँ बैठकर ज्ञान देने की कोशिश करते हैं ना, उनको बस उठाइए और फिर वहां बिठाइए, उस फौज के बीच में जाके बोलिए कि भाई घुसो, अब करो। जब वहां से फायरिंग आएगी ना, तब तुमको पता लगेगा। रात रात भर तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी उस टेंट में बैठकर, और तब तुमको समझ में आएगा कि क्या क्या कीमत दे रहे हैं हमारे जवान, हमारी फौज, हमारे, ताकि आप वहां चैन की सांस ले सको और अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप यूज कर सको। तो इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने के लिए ना, इनको वहां सामने लाकर उनको कम से कम एक हफ्ता वहां गुजारने की जरूरत है। तब अपने आप सही लाइन पे आ जाएंगे ब्रजेश जी। शायद कहीं ना कहीं ट्रिब्यूट का एक अच्छा तरीका ये भी है कि सबको ऐसा ही एक अनुभव दिया जाए, और ताकि वो देश में जो जवान है उनकी शहादत है ना, उसको लाइटली ना ले, और दुश्मन को दुश्मन कहने की हिम्मत कहीं ना कहीं उनमें आ जाएगी, वो गुर्दा आ जाएगा। ब्रजेश जी, आज की इस वार्ता को इसी तर्ज पर यहीं पर विराम देते हैं। निश्चित तौर पर, और फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ बहुत जल्दी हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते।